हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज़ के अति लघु प्रश्नों में पार्ट 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 6 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है। उन संस्थाओं को चलाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। समाज के द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं खोली जाती हैं, जो भी वित्तीय सहायता देनी होती है वो समाज के द्वारा प्रदान की जाती है। अगर समाज उन्हें वित्तीय सहायता नहीं देगा तो उन शिक्षा संस्थाओं का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाए। इसलिए समाज शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है और उनको चलाने के लिए अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है। बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। समाज के द्वारा अनेक प्रकार के उद्यान पार्क खोले जाते हैं, जिसमें व्यक्ति सुबह आके स्वच्छ हवा ले सके, ऑक्सीजन ग्रहण कर सके और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सके। कि अनेक प्रकार की व्यायामशालाएं खोली जाती हैं, जिससे कि लोग आके उसमें अपना व्यायाम कर सकें और जो भी लोग स्वच्छ हवा नहीं ले पाते हैं वो पार्क में आके अपना व्यायाम करें और स्वच्छ हवा को ग्रहण कर सकें। इसलिए समाज अनेक प्रकार के पार्क और उद्यानों को भी निर्माण किया जाता है। उनमें अनेक प्रकार के झूले लगाए जाते हैं, जिनसे छोटे बच्चे आके अपना मनोरंजन कर सकते हैं और अपना उसका आनंद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के क्या साधन हैं। घर मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है और परिवार के द्वारा ही बच्चे का प्रथम शारीरिक विकास होता है। इसके लिए हमें क्या क्या बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, घर हवादार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए चारों तरफ से बंद हो। उसमें पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त रोशनी, पर्याप्त मात्रा में हवा आनी चाहिए। भोजन शुद्ध होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। उसमें वस्त्र स्वच्छ धुले साफ होने चाहिए और डेली व्यायाम करना चाहिए, आराम भी करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति खुद से ही स्वच्छ नहीं है तो वह अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर जाएगा। इसलिए इन्हीं सब हवादार घर, भोजन, व्यस्त व्यायाम, आराम और व्यक्तिगत स्वच्छता, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करना चाहिए। परिवार को बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित उसके अनेक प्रकार के खिलौने लाने चाहिए। पजल होती हैं, पहेलियां अनेक प्रकार की, या नैतिक शिक्षा की कहानियों की किताबें आती हैं, पंचतंत्र आती हैं, इस टाइप की किताबें लानी चाहिए, जिससे बच्चे कहानियों में जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है उसे वह ग्रहण करें और अनेक नई नई बातों को सीखें, जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो और उनका बौद्धिक विकास भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, घर को बाल उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। इसके संबंध में गिज्जू भाई ने कहा है, हमारे घरों में ऐसी खूटियाँ कहाँ हैं जिन तक बालकों के हाथ पहुँच सकें। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीरें बहुत ऊंचाई पर होती हैं, उनकी तरफ हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाएगा। गिज्जू भाई का कहने का तात्पर्य है, जब भी हम घर बनवाते हैं तो घर में हम खूंटी इतनी ऊंचाई पर लगवाते हैं कि वहाँ पर बच्चे का ध्यान भी नहीं जा पाता और ना ही बच्चे का हाथ पहुँच पाता। या हम कोई भी उस पर शिक्षा पर पेंटिंग लगाते हैं या कोई भी तस्वीर लगाते हैं, बच्चा उसे समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर लगी होती है, ना तो बच्चे को ठीक प्रकार से दिख पाती है और ना ही वह हाथ में लेकर उसे ठीक प्रकार से उसके देख पाता है। इसलिए घर को इस प्रकार से बनवाना चाहिए कि बच्चा की नज़र में है जो भी चीज़ हम घर में या कमरे में लगाएं, वो बच्चा उसे समझ सके, देख सके कि क्या चीज़ लगी हुई है, जिससे कि वो जो भी हमने पेंटिंग या जो भी पोस्टर लगाया उससे वह ज्ञान ले सके कि किस चीज़ का पोस्टर है या क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। जब बालक पैदा होता है तो पैदा
होने के कुछ दिन ही बाद ही वह समाज के संपर्क में आने लगता है और अनेक प्रकार की क्रियाएं करने लगता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगता है, अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाएं करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। कभी कभी इस बात की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकास में भारी असंतुलन मौजूद है। कोठारी आयोग ने कहा कि जो इस समय हमारे देश के विभिन्न भाग हैं में जो शैक्षिक विकास है वो बहुत ज़्यादा संतुलन मौजूद है, वहाँ पर कोई संतुलन नहीं है। कई कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और कुछ राज्यों में कोई विकास नहीं है। ऐसे ही कुछ जिलों का बहुत अच्छे से विकास हुआ है और कुछ जिलों का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। इसलिए हमारे देश में भारी मात्रा में असंतुलन फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है। जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे और पढ़े लिखे बेकार नागरिकों नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके और समाज के लिए उपयोगी हो। अगर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर वह नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह शिक्षा उसके लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। जब वह अपने आप को ही नहीं आत्मनिर्भर बना पा रहा है तो देश और समाज के लिए क्या कर पाएगा। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और देश और समाज का कल्याण कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी कीजिए। ये एक टॉपिक दिया है, इस पर आपको हमने विचार देने। सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि प्रत्येक बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं और बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं, बच्चों का बचपन छिन जाता है। कहने का तात्पर्य है, सरकार ने बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए 6 से 14 साल तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिनियम बनाया गया है। लेकिन कुछ परिवारों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर बच्चे मजबूर हो जाते हैं बाल श्रम को करने के लिए। उन्हें ठीक प्रकार से ना खाने को मिल पाता है, ना ही उनकी ठीक प्रकार से पढ़ाई हो पाती है और जिस उम्र में उन्हें पढ़ना और खेलना चाहिए उस उम्र में उनकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं सब समाप्त हो जाती हैं, उनका बचपन भी छिन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। जनसंख्या में बहुत तेजी से गति हो रही है, जिससे मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अनेक प्रकार के कुप्रभाव पड़ रहे हैं। इन सब समाधानों के विषय में जो क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था की गई है उसे हम जनसंख्या शिक्षा कहलाते हैं, कि किस प्रकार से हम जनसंख्या को कम कर सकें, किस प्रकार से जो हमारे मानव जीवन के में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कुप्रभाव पड़ रहे हैं उसे किस प्रकार से कम कर सकें और जनसंख्या को किस प्रकार से गति से जो तेजी से बढ़ रही है किस प्रकार से हम रोक सकें, सबकी व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। इसके निम्न कारण है। सबसे पहला है राष्ट्र की प्रगति के लिए। अगर हमारे देश में जनसंख्या लिमिटेड होगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगी, तो हमारा देश बहुत अच्छी प्रगति कर सकेगा। जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो देश प्रगति ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जो देश की प्रगति हो सके। इसलिए देश की प्रगति के लिए जनसंख्या का अधिक होना घातक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए भी जनसंख्या शिक्षा होना बहुत जरूरी है, जनसंख्या शिक्षा प्रदान करना।
तीसरा, मानव संसाधन कुशलता के लिए, मानव के जो भी संसाधन है उनमें कुशल बनाने के लिए जनसंख्या शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए भी, परिवार नियोजन के लिए और योजनाओं की सफलता के लिए जनसंख्या शिक्षा व्यक्ति को प्रदान की जाएगी तो वह राष्ट्र की प्रगति, आर्थिक विकास, मानव की कुशलता और योजनाओं की सफलता अनेक प्रकार के कार्यों में उपयोगी होगी और जिससे हमारे देश का विकास भी ठीक प्रकार से हो सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83 मूल्यों को। कितने मूल्यों को स्वीकारा है एनसीईआरटी ने? 83 मूल्यों को। नेक्स्ट देखते हैं, घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुभूति है। कहने का तात्पर्य है बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। परिवार से ही वह अनेक प्रकार की क्रियाएं सीखता है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार खाना है, किस प्रकार बोलना है। ये सब जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य या जो भी मूल्य उसमें विकसित किए जाते हैं, सर्वप्रथम परिवार के द्वारा ही उसमें विकसित किए जाते हैं। बाद में वह विद्यालय जाता है, फिर विद्यालय जाकर उसे विद्यालय में जो से टीचर सिखाते हैं वो ग्रहण करता है, लेकिन प्रथम जो मूल्य उसे सामाजिक नैतिक जो भी मूल्य प्रदान किए जाते हैं वो सब उसे परिवार के द्वारा मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जन संचार साधन है? आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। कौन कौन से? आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, समाचार पत्र एवं पत्रिका जनसंचार साधन है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता का अर्थ देखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। राष्ट्रीय एकता में देश के जो विभिन्न राज्य होते हैं उन राज्यों के व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भाषा संबंधी जो भी हमारी भिन्नताएं हैं वो एक साथ समावेश करना, एक साथ रखना ही राष्ट्रीय एकता कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला है भाषा के विकास में सहायक हो सकती है, भ्रष्टाचार का अंत किया जा सकता है, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का भी विकास। स्वार्थपूर्ण मतलब अपने हित के बारे में ना सोचकर दूसरे के हित के बारे में सोचकर इस प्रकार की भावना का विकास। राष्ट्रीय संस्कृति और आर्थिक प्रगति में भी सहायक है, सामाजिक प्रगति में और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में से। सबसे पहला भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है, स्वार्थपूर्ण भावना का विकास कर सकती है, समाज की या राष्ट्र की आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी प्रकार की प्रगति राष्ट्रीय एकता के द्वारा संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ लिखिए। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का ही नागरिक है। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वे अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का भी नागरिक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? उन्होंने कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिए। क्या विशेषता है? कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? महात्मा गांधी ने करके सीखना, अनुभव से सीखना और सहसंबंध विधि, तीन बातों पर जोर दिया कि करके सीखें, अनुभव से सीखें और सहसंबंध विधि से सीखें। नेक्स्ट है हमारा, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन थे? तो उसके जनक हर्बर्ट थे। कौन थे? हर्बर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, खेल विधि के जनक किसे जाना जाता है? फ्योवेल को। खेल विधि का, किंडरगार्टन पद्धति का जनक और खेल विधि का जनक दोनों के फ्योवेल माने जाते हैं। ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। जिन्होंने शिक्षा कभी ग्रहण नहीं की है उन बच्चों को ड्रॉप आउट बच्चों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, किसका कथन है? शिक्षा वह जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता बताइए। प्रयोजनवादियों ने सबसे ज्यादा अनुभव और क्रिया पर बल दिया। उन्होंने कहा क्रिया के द्वारा ही हम कोई कार्य सीख सकते हैं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा अनुभव और क्रिया पर बल दिया। उसके बाद बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों का महत्व
और शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विशेष रूप से महत्व दिया। विशेष बात रही उनकी प्रयोजनवादियों की में अनुभव व क्रियाफल बल, सामाजिक मूल्यों पर बल, बालक का महत्व और शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।